हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा मैंने आपको बताया था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उनको डायरेक्ट एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सॉल्यूट का अपहिल ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज करते हैं। डायरेक्ट एनर्जी सोर्स में मैंने आपको बताया था कि एटीपी का ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज हो सकता है, ठीक, रेडॉक्स कपल्ड रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन को मीडिएट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो कि एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं उनको हम लोग एटीपीएस या फिर पंप बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के एटीपीएस के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि पी टाइप एटीपीएस हो सकते हैं, बी टाइप एटीपीएस हो सकते हैं, एफ टाइप एटीपीएस हो सकते हैं और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं। ये सारे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पंप करते हैं, ये पंपिंग का काम करते हैं। बेसिकली ये आयंस की पंपिंग का काम करते हैं, सोल्यूट की पंपिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एटीपीएस जो हैं इनकी स्टडी स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे पी टाइप एटीपीएस की। ठीक है, तो पी टाइप एटीपीएस जो होते हैं ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक, और बेसिकली एटीपी को एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो पी टाइप एटीपीएस के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। दे आर एटीपी ड्रिवन केटायन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक, मतलब एटीपी ड्रिवन तो ठीक है, एटीपीएस हैं तो एटीपी ड्रिवन होंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली केटायन ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ये क्या करेंगे, केटायन का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। केटायन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। केटायन का मतलब ऐसे हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, प्रोटॉन्स, कैल्शियम आयन, इन सारे आयंस के ट्रांसपोर्टेशन को मीडिएट करते हैं कौन, पी टाइप एटीपीएस। ठीक है, बेसिकली स्पेसिफिक फॉर केटायन ट्रांसपोर्टर्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है दे अंडरगोज टू रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, ये इस तरह के जो भी एटीपीएस होते हैं इनका रिवर्सिबली फास्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन होता है। रिवर्सिबल का मतलब फास्फोराइलेशन होगा फिर थोड़ी देर बाद डिफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ठीक, होता क्या है, ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, जब कभी भी सेल को जरूरत होती है आयंस के ट्रांसपोर्ट की तो इनको एक्टिवेट किया जाता है। इनके एक्टिवेशन के लिए फास्फोराइलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक, जैसे ही ट्रांसपोर्टर्स फास्फोराइलेट होते हैं इनका कन्फॉर्मेशन चेंज होता है और जैसे ही कन्फॉर्मेशन चेंज होता है ये ट्रांसपोर्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये केटायंस के ट्रांसपोर्ट को मीडिएट करते हैं। ठीक, फास्फोराइलेशन के लिए वहां पे स्पेसिफिक साइट होती है और उस स्पेसिफिक साइट पे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है दैट इज एस्पार्टेट, जिसको डी से भी डिनोट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में डी से डिनोट करते हैं। तो जो फास्फोराइलेशन होता है पी टाइप एटीपीएस का वो एस्पार्टेट रेजिड्यू पे होता है। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि जो मैक्सिमम फास्फोराइलेशन की साइट्स हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, या नॉर्मली जो फास्फोराइलेशन की साइट्स होती हैं प्रोटीन्स में वो होती हैं बेसिकली सेरीन, थ्रियोनिन, कहीं कहीं पे टायरोसिन। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे फास्फोराइलेशन होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो फास्फोराइलेशन हो रहा है वो एस्पार्टेट रेजिड्यू पे हो रहा है। ठीक है, तो एस्पार्टेट पे यहाँ पे फास्फोराइलेशन होता है। ठीक, एक बात यहाँ पे आगे निकली। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि एक्टिवेशन के लिए फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है, फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है या फास्फोराइलेशन की जरूरत पड़ती है। फास्फोराइलेशन क्या है, फास्फोराइलेशन जो होता है वो प्रोटीन्स का कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है जिसमें फास्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड पे फास्फेट ग्रुप का एडिशन किया जाता है। ठीक, मतलब फास्फेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एटीपी करेगा क्या, ये एटीपी जब आता है वहां पे एटीपी क्या करता है, एडीपी में ब्रेक हो जाता है और अपने एक फास्फेट को डोनेट करता है।
ठीक, एटीपी में क्या होगा, 3 ट्राईफॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट होते हैं। जैसे ही एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो एक फॉस्फेट निकलता है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही फॉस्फेट जा करके कहाँ जुड़ जाता है, इस पी टाइप एटीपीएच के स्पेसिफिक एस्पार्टेट रेजिड्यू पे जा करके ऐड हो जाता है, और ये पी टाइप एटीपीएच एक्टिवेट हो जाता है और केटायन का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और आप याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए फॉस्फोराइलेशन मैंने कहा, ठीक, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट की जरूरत, ये भी आप लोग जान गए। ठीक, अब अगर मीडियम में फॉस्फेट जैसा ही कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, बिल्कुल फॉस्फेट का एनालॉग प्रेजेंट हो, जैसे कि वैनडेट, ठीक है, अगर फॉस्फेट की जगह वहां पे वैनडेट प्रेजेंट होगा तो वैनडेट क्या होता है, पी टाइप एटीपेजेज को इनहिबिट कर सकता है। कैसे इनहिबिट कर सकता है, क्योंकि फॉस्फेट का एनालॉग होता है वैनडेट, तो ये फॉस्फेट की जगह जाकर के बाइंड कर सकता है, मतलब एस्पार्टेट से वैनडेट आकर के बाइंड कर जाए अगर, तो क्या होगा, पी टाइप एटीपेजेज इनहिबिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो याद रखने वाली बात है, एक पी टाइप एटीपेजेज आर इनहिबिटेड बाय वैनडेट। और वैनडेट क्या है, फॉस्फेट का एनालॉग है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, तो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें फॉस्फेट की, ठीक, फॉस्फेट क्या है, एक्टिवेटर है, तो इस एक्टिवेटर के पास क्या होगा, इस एक्टिवेटर के पास फॉस्फोरस है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका यहाँ पे, और ये आपका आ गया, ये हो गया आपका फॉस्फेट, ये फॉस्फेट है, ठीक। और अगर हम बात करें वैनडेट के स्ट्रक्चर की, वैनडेट क्या है, इनहिबिटर है, वैनडेट इनहिबिटर है, इसलिए मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक, तो कुछ इस तरह से ये आपका वैनडेट हो गया, ठीक। तो फॉस्फेट का एनालॉग बिल्कुल देखिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे फॉस्फेट की जगह पे वैनडेट भी एस्पार्टेट से बाइंड कर सकता है, इसीलिए ये क्या है, पी टाइप एटीपेजेज का इनहिबिटर है। इनहिबिटर क्यों है, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है, जो हमारा एटीपीएज है, उसको एक्टिवेट होने के लिए फॉस्फेट की जरूरत है, लेकिन अगर वहां से वैनडेट जाके बाइंड कर जाए तो क्या कर देगा, इसको इनहिबिट कर देगा। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि वैनडेट पी टाइप एटीपेजेज का इनहिबिटर है। क्यों इनहिबिटर है, क्योंकि ये फास्फोराइलेशन की जो साइट है, मतलब जो फास्फोराइलेट होने वाला एस्पार्टेट है, वहां से जाके बाइंड कर जाता है। अगर ये वहां से बाइंड कर जाएगा तो वहां से फॉस्फेट जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि फॉस्फेट बाइंडिंग साइट बचेगी ही नहीं। अब फॉस्फेट बाइंडिंग साइट नहीं बचेगी तो एंजाइम का एक्टिवेशन कैसे होगा, एंजाइम का एक्टिवेशन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वैनडेट जो है वो पी टाइप एटीपेजेज को इनहिबिट करता है, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो पी टाइप एटीपेजेज के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे 5 मेजर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। पी टाइप एटीपेजेज के स्ट्रक्चर में 5 मेजर डोमेन्स होते हैं। कितने, 5 मेजर डोमेन्स, 5 डोमेन्स होते हैं, ठीक। 5 डोमेन्स में से 2 डोमेन्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, मतलब ये इनके पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन भी होता है। 2 डोमेन्स कैसे हैं, 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं, ठीक है, और 3 डोमेन्स ऐसे होते हैं जो कि साइटोसोलिक होते हैं। 3 डोमेन्स आर साइटोसोलिक डोमेन। जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं उनको डिनोट किया जाता है, एक को T बोलते हैं और दूसरे को S बोलते हैं, ठीक है, एक को T और दूसरे को S बोलते हैं। अब बात करें अगर साइटोसोलिक डोमेन को, तो यहाँ पे 3 डोमेन्स प्रेजेंट, 3 साइटोसोलिक डोमेन है। एक हमारा होता है A डोमेन, दूसरा होता है N डोमेन और तीसरा होता है P डोमेन, ठीक है। अगर यहाँ पे T डोमेन, S डोमेन, ये हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया, A डोमेन, N डोमेन और P डोमेन ये हमारा हो जाता है साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। अब यही जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, यही पासेज प्रोवाइड करता है कैटायन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो
तो जो मेजर ट्रांसपोर्टर का काम करेगा वो हमारा ये वाला पोर्शन करता है, और ये जो साइटोसोलिक पोर्शन होता है ये क्या करता है, ये रेगुलेशन का काम करता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मीडिएट करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मीडिएट करता है, मतलब जो हमारा एस्पार्टेट रेजिड्यू है जिसका फास्फोराइलेशन होना है वो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मीडिएट करता है। और ये हमारा जो साइटोसोलिक रीजन है ये क्या करता है, ये रेगुलेटरी रीजन होता है, ये पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे रेगुलेटरी डोमेन कौन हो गया, साइटोसोलिक। ट्रांसपोर्ट डोमेन कौन हो गया, हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये सारे डोमेन्स किस तरह से मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पी टाइप एटी पेजेज का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाने की कोशिश किया है। जैसा कि अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पी टाइप एटी पेजेज होते हैं उनके पास 5 मेजर डोमेन्स होते हैं, 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और 3 साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज मैंने आपको बना के दिखाने की कोशिश किया है। ठीक, ये मैंने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कट बनाया हुआ है ब्लैक कलर से। ठीक, ये ईसीएम हो गया हमारा इसके बाहर वाला पार्ट, और ये इसके अंदर वाला पार्ट जो कि साइटोसॉल, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 5 मेजर डोमेन्स, तो आपको 1 2 3 4 5 डोमेन्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, 2 आपको ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन दिख रहे हैं जिनको हम लोगों ने नाम दिया था टी और एस, इनको टी और एस डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, और 3 साइटोसोलिक डोमेन ए, एन और पी। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का काम मैंने आपको बताया, ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, और साइटोसोलिक डोमेन जो है वो रेगुलेशन का काम करता है। तो रेगुलेटरी पॉइंट आएगा कहाँ से, ठीक, रेगुलेटरी पॉइंट कैसे आएगा यहाँ पे, तो रेगुलेशन के दौरान क्या होता है, एटी पेजेज का फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा साइटोसोलिक पोर्शन है ये इस ट्रांसपोर्टर के फास्फोराइलेशन को रेगुलेट करता है। ठीक, फास्फोराइलेशन कराएगा, डीफास्फोराइलेशन कराएगा। ठीक है, इसका मतलब इस रेगुलेटरी पोर्शन में वो सारे डोमेन्स मौजूद होंगे जो फास्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए डोमेन है ये क्या है, ये एक तरह का एंजाइम है जो फास्फेटेज का काम करता है। फास्फेटेज ये हमारा फास्फेटेज का काम करता है। ठीक, एन डोमेन जो होता है ये एटीपी बाइंडिंग डोमेन या आपके न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कौन होगा, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाइंडिंग, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग। ठीक, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या होगा, एटीपी। एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में एटीपी। ठीक, और फिर ये जो हमारा पी है ये एक फास्फोराइलेज है, फास्फोराइलेज। और फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक, किसी भी सबस्ट्रेट के फास्फोराइलेशन को प्रमोट, तो यहाँ पे फास्फोराइलेज। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग का है एटीपी बाइंडिंग, यहाँ से एटीपी बाइंड करेगा, ये फास्फोराइलेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, एक बार एस्पार्टेट फास्फोराइलेट हो गया तो ये हमारा पूरा एटीपीएच क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, ये एटीपीएच एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि ये केटायंस के ट्रांसपोर्टेशन को मेडिएट करने लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां पे केटायंस के ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होगी, मतलब सेल को जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, तो अब जरूरी है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रुक जाए। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को स्टॉप किया जाए, क्योंकि अगर लगातार ऐसा चलता रहेगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे मेम्ब्रेन में एक और पोर्शन इवॉल्व हुआ जो कि फॉस्फेटेज है। फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट को स्ट्रिप करना। तो ये डोमेन क्या करेगा, जो एस्पार्टेट पे जो फास्फोराइलेशन हुआ था उसको स्ट्रिप कर लेगा। तो जब वो फास्फेट वहां से हट जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा ट्रांसपोर्टर इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये इनएक्टिवेट हो गया तो अब ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम आपको बना के दिखाया पी टाइप एटी पेजेस का, जिसमें मैंने आपको 5 डोमेन और उनके काम बताए। ठीक है, ये जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, इसके पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो होता है हमारा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के पास 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस होते हैं। 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस होते हैं। जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस। और उसी चीज को मैंने यहाँ पे इस दूसरे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया है, इन दोनों डोमेन को दिखाया हुआ है, जिसके पास 3, इस पहले डोमेन के पास टी के पास 3 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमारा एस डोमेन है, इसके पास भी 3 मेम्ब्रेन स्पैनिंग, तो ये हमारा टी डोमेन हो गया और ये हमारा एस डोमेन हो गया।
ठीक है। टी डोमेन के पास 3 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस हैं और एस डोमेन के पास भी 3 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस हैं और ये तीनों मिला के कितने हो गए 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हुआ और इस स्ट्रक्चर का कौन सा डोमेन क्या काम करता है, कैसे ये रेगुलेट होता है, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ पी टाइप एटी पेजेस के कुछ एग्जांपल्स। तो पी टाइप एटी पेजेस के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, माइक्रोबियल वर्ल्ड में हर जगह पी टाइप एटी पेजेस देखे गए हैं, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही वाइड है। ठीक है, हर तरह के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं और हर जगह पे कैटायन के ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करके डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये मीडिएट करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल पी टाइप एटी पेजेस का, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप के भी नाम से हम लोग इनको जानते हैं और सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्टर भी बोलते हैं। ठीक, ये पाया जाता है एनिमल टिश्यूज में, एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है। ठीक, और ये करता क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को, सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन को मेडिएट करता है, मेंटेन रखता है। करता क्या है, ये 3 सोडियम आयन को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर पंप करता है और 2 सोडियम आयन को अंदर पंप करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोअर इनसाइड सोडियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और हायर इनसाइड पोटेशियम कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करने का काम करता है। कौन? सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्टर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे इनहिबिटर, सारी चीजों के बारे में, किस तरह से काम करता है, कैसे रेगुलेट होता है, कैसे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का एटीपेज है जो कि एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है। ठीक, दूसरा मोस्ट कॉमन एटीपेज है कैल्शियम यूनिपोर्टर, कैल्शियम आयन यूनिपोर्टर। ठीक, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब ये होता है कि ये जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं सब में पाया जाता है, माइक्रोब्स में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये सेलुलर आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है, सेलुलर आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, किस तरह से करता है इसके भी बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। ठीक, प्रोटॉन पोटेशियम ट्रांसपोर्टर नाम से ही पता चला है प्रोटॉन और पोटेशियम को पंप करता होगा। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान देते चलिएगा, मैंने आपको बताया था कि कैटायन ट्रांसपोर्टर है। आप लोग देखिए जितने भी एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं सब में कैटायन का ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन पोटेशियम ये पाया जाता है मैमेलियन मतलब मैमल्स में पाया जाता है, मैमेल पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक, मैमेलियन पेराइटल सेल ऑफ स्टमक, पेराइटल सेल्स में पाया जाता है, स्टमक की पेराइटल सेल्स में पाया जाता है मैमल्स में। ठीक है, काम क्या करता है, ये काम करता है एसिडिफिकेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक में जो भी कंटेंट होता है उसके एसिडिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। ठीक, उसके अलावा वैस्कुलर प्लांट्स में कुछ प्रोटॉन पंप्स पाए जाते हैं, जो कि जिनका काम क्या होता है, मैं प्लांट की बात कर रहा हूं बेसिकली, जिनका काम क्या होता है प्रोटॉन्स को बाहर पंप करना। ठीक है, ये प्रोटॉन्स को बाहर पंप करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक आयनिक ग्रेडियंट या फिर कहें आप तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसका यूज जो सेल्स होती हैं वो बहुत सारे सॉल्यूट्स के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में करते हैं। तो हम लोगों ने एनिमल्स की बात की, हम लोगों ने मैमल्स की बात की, हम लोगों ने प्लांट्स की भी बात की। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोब्स की। तो माइक्रोब्स में भी पी टाइप एटीपेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहां पे बेसिकली
ये काम करते हैं जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स उनकी सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, तो बैक्टीरिया में पी टाइप एटीपेजेस क्या करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इन बैक्टीरिया दे एक्सपोर्ट्स मतलब बाहर निकालते हैं, एक्सपोर्ट्स टॉक्सिक हैवी मेटल्स लाइक कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, कैडमियम मेटल या फिर कॉपर आयन मेटल, या आप इसको मेटल आयन भी बोल सकते हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल आयंस। ठीक, तो बैक्टीरिया में क्या कहते हैं, इन बैक्टीरिया दे एक्सपोर्ट्स टॉक्सिक हैवी मेटल आयंस लाइक कैडमियम आयन एंड कॉपर आयन। ठीक, इस दौरान क्या होता है, मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन स्पैनिंग 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसिस वहां पे होते हैं। ठीक, बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, जब ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स का ट्रांसपोर्ट इनको करना होता है, तो क्योंकि हैवी मेटल्स इनका साइज बड़ा है, इस दौरान क्या होता है वहां पे अल्फा हेलिक्स के नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इन दिस केस द नंबर ऑफ अल्फा हेलिक्स may be increased, अल्फा हेलिक्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, अराउंड 2 to 3 अल्फा हेलिक्स वहां पे बढ़ जाते हैं। मतलब 6 थे, अब 6 में से 2 या 3 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब अल्फा हेलिक्स बढ़ जाएंगे तो आसानी के साथ हैवी मेटल के ट्रांसपोर्टेशन को मेडिएट करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पी टाइप एटीपेजेज होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया प्लांट में, एनिमल में और माइक्रोब्स में हर जगह पी टाइप एटीपेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको पी टाइप एटीपेजेस के बताया, कैसे काम करता है, कैसे इनहिबिट होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीजें हमने यहाँ पे पी टाइप एटीपेजेस के बारे में कवर की। और इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप की, जो कि एक तरह का पी टाइप एटीपेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो एटीपेज है, जो यहाँ पे पंप ट्रांसपोर्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हो और चाहे वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हो, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कोई भी पोर्शन हमें छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लोली चल रहा हूँ ताकि मैं कंटेंट देने में कहीं पे कम न रह जाऊं। ठीक है, जो कंटेंट लोगों ने छोड़ रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।